तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और स्वागत है आपका आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के रिव्यू में। भाई क्या शो आज हमें देखने को मिला, काफी अच्छा लगा मुझे शो। बहुत सारी चीजें थी जिसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे और मतलब काफी इंप्रूवमेंट दिखी आज के शो में मुझे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दे, जितने ज्यादा लाइक उतना ही होता है हमारा फायदा। और एक रिमाइंडर मैं आपको दे दूं, जबकि ऑलमोस्ट आप लोग देख चुके होंगे, लेकिन रूथलेस एग्रेशन सीरीज का एपिसोड नंबर 1 कल डाल दिया था मैंने चैनल पे और हर फ्राइडे को उसका नया एपिसोड आएगा। टोटल 5 एपिसोड है, तो अगले 5 हफ्ते 4 हफ्ते जो है मतलब पूरी ये सीरीज जो है कमाल की चलने वाली है। मजा आएगा उस सीरीज के लिए। अभी जो आज स्मैकडाउन का शो था गाइस, स्टार्ट होता है स्मैकडाउन विमेंस चैंपियनशिप मैच से, जो कि साशा बैंक्स और बेली के बीच में था। रीमैच फ्रॉम हेल इन अ सेल और मजा आ गया इस मैच को देख के। मतलब ये मैं कहना चाहूंगा कि इन दोनों की केमिस्ट्री तो हम जानते हैं इतने सालों से अच्छी है, लेकिन गाइज ये बात हमें भी देखनी पड़ेगी कि रेसलिंग वाइज भी ये लोग कभी हमें जो है मतलब डिसअपॉइंट नहीं करते। ऐसा नहीं होता कि इनका मैच हम देख रहे हैं और मजा नहीं आ रहा देखने में, लंबा खिंचा हुआ मैच लग रहा है। और आज भी बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लगा। रेसलिंग थी, बैक एंड फोर्थ था, बॉचेस बहुत कम थे आज के मैच में। और उसके ऊपर से इन्होंने मतलब एक स्टोरी दिखाई फिर से रिंग के अंदर, जो कि मुझे बहुत पसंद आई। बेली एज ए हील चीट करने की कोशिश कर रही थी अलग अलग पॉइंट्स पे मैच के, लेकिन वो चीज काम नहीं आई और एट द एंड साशा बैंक्स ने जो है उनको बैंक स्टेटमेंट लगा के टैप आउट करा दिया। तो अब मुझे लगता है ये बात ऑफिशियल हो चुकी है कि बेली और साशा की फ्यूड फिलहाल के लिए खत्म है, क्योंकि अगर एक बड़ा मैच करना होता उनको तो वो सर्वाइवर सीरीज के बाद तक भी रुक सकते थे, लेकिन शायद अब वो चीज हमें फिलहाल के लिए देखने को नहीं मिलेगी। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि आज जब साशा बैंक्स अपनी एग्जिट कर रही थी तो पीछे से आके उनको कार्मेला ने अटैक करा है। तो पिछले कुछ हफ्तों में कार्मेला को WWE अनटचेबल बता रही है, उनको मिस्ट्री वुमेन के फॉर्म में वो वापस लेके आए हैं स्मैकडाउन में। गिमिक में कितने चेंजेस हैं वो हमें अभी देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे उन्होंने साशा को अटैक करा है। इसका मतलब ये है कि वो नेक्स्ट इन लाइन है फॉर द स्मैकडाउन विमेंस चैंपियनशिप। लेकिन उससे पहले ऑब्वियसली अब साशा का जो नेक्स्ट मैच है वो आस्का के साथ होने वाला है और वो हमें सर्वाइवर सीरीज में देखने को मिलेगा। तो इंटरेस्टिंग रही ये चीज, काफी अच्छा ओपनर था स्मैकडाउन का, बहुत मजा आया इस मैच को देख के। अब हम बात करते हैं इस बैक स्टेज सेगमेंट की गाइस। तो जे उसो कॉफी ले रहे होते हैं अपने लिए केटरिंग में और केविन ओवेंस भी वहां पे आके बात करते हैं और वो कहते हैं तुम क्या अपने बॉस रोमन के लिए यहाँ पे कॉफी लेने आए हो, मतलब हंस हंस के ऐसे बोलते हैं। और जे उसो कहते हैं तुमने क्या बोला, तो केविन ओवेंस कह रहे हैं भाई मैं सिर्फ जोक कर रहा हूँ, मैं कुछ ज्यादा मजाक में था, क्योंकि हम सर्वाइवर सीरीज के पार्टनर हैं एक ही टीम में, तो मैंने कहा हमारे बीच में जो बॉन्ड है वो अच्छा होना चाहिए। और वो वहां से चले जाते हैं, जे उसो को कुछ खास कहते नहीं है। उसके बाद जे उसो की इंटरव्यू चल रही होती है केला ब्रैक्सटन के साथ और वो बात कर रहे होते हैं किस तरीके से जो उनके एक्शंस हैं रोमन रेंस के साथ वो हो रहे हैं। और केला ब्रैक्सटन भी जो है काइंड ऑफ मजाक बना रही होती है जे उसो का कि बेसिकली अब वो रोमन रेंस के नौकर बन गए हैं। अब वहां पॉल हेमन आते हैं और वो जे उसो को कहते हैं कि भाई तुम ये इंटरव्यू कैसे दे रहे हो जब तक रोमन रेंस ने इस बात के लिए अप्रूव नहीं करा। और जे उसो कहते हैं कि भाई तुम किस बारे में बात कर रहे हो, और वो कहते हैं कि रोमन ने तुम्हें बुलाया, तुम जल्द यहाँ से चलो। तो उसके बाद ये दोनों लॉकर रूम के बाहर खड़े हैं रोमन रेंस के, और हेमन कहते हैं उसो कि भाई सिंपल सी बात है, मैं अंदर जा रहा हूँ रोमन से बात करने, तुम यहीं पे रुको और रोमन आके तुमसे बात करेगा। तो रोमन रेंस आ जाते हैं बाहर और वो कहते हैं उसो को कि भाई मेरे परमिशन के बिना आज के बाद तुम कभी ऐसे किसी को इंटरव्यू देने नहीं जाओगे। और जे उसो कहते हैं भाई ये तो सिंपल सी इंटरव्यू थी, लेकिन रोमन कहते हैं भाई मेरी फैमिली है, मुझे इसकी पूरी रिस्पेक्ट को संभालना है और तुम ऐसे मेरे बिना इंटरव्यूज नहीं दे सकते। और उसके बाद वो कहते हैं कि केविन ओवेंस तुम्हारा मजाक उड़ा रहा था। उसो कहते हैं भाई बस ऐसे वो तो मजे में था, लेकिन रोमन कहते हैं ऐसे कैसे मजे में था, वो हमारी फैमिली का मजाक उड़ा रहा था और उस फैमिली में मैं भी हूँ, उसका सबसे बड़ा पार्ट मैं हूँ, तो ऐसे कैसे तुमने उसका मजाक उड़ा दिया, उससे तुम्हें बदला आज लेना पड़ेगा। तो ये रोमन रेंस काइंड ऑफ जे उसो के अंदर आग डाल रहे हैं और कहते हैं कि तुम जाके केविन ओवेंस से बदला लो। और ये बेसिकली एक मेन इवेंट मैच के अंदर ऑफिशियली कर दिया जाता है रिवील। अब यहाँ पे जो सबसे मस्त बात हमें देखने को मिली वो ये कि रोमन रेंस इज अनबिलीवेबल, एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल गाइस। और ये बात मुझे बोलते हुए कोई भी मैं पीछे अपने वर्ड्स नहीं लेने वाला, क्योंकि मैं वो बंदा हूं जिसने रोमन रेंस के उस ओवर पुश्ड बेबी फेस कैरेक्टर को बहुत ज्यादा उल्टा सीधा भी बोला है और मैं हमेशा ऑनेस्ट रहने की कोशिश करता हूं अपने ओपिनियन में। और सिंपली मैं आज ये बात भी बोलना चाहूंगा कि रोमन रेंस की परफॉर्मेंस एज अ हील इज आउटस्टैंडिंग। मतलब इस समय रेसलिंग में रैंडी ऑर्टन हम इतने समय से कह रहे हैं कि 2020 के सबसे अच्छे हील सुपरस्टार हैं, लेकिन आई थिंक रोमन रेंस इज अबाउट टू ओवरटेक हिम। और इस वजह से क्योंकि ये कैरेक्टर रोमन पे इतने बढ़िया तरीके से सूट कर रहा है, मतलब मजा आ रहा है देख के। पॉल हेमन भी जो है वो रोमन रेंस के आगे नहीं जा सकते। रोमन रेंस को एक एक चीज से मतलब है, अपनी फैमिली से मतलब है, और वो किसी भी हद तक जा सकते हैं अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट को बचाने के लिए, अपनी रिस्पेक्ट को बचाने के लिए। अब चाहे वो सही डिसीजंस हो या फिर गलत डिसीजंस हो, अमेजिंग यहाँ पे रोमन रेंस की तरफ से हमें ये चीज देखने को मिली। और जो एक्टिंग एक्सप्रेशंस आ रहे हैं उनके चेहरे पे वो इतने नेचुरल लग रहे हैं कि मैं ये भी नहीं कह सकता कि उसके अंदर वो ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। तो ये मैच जो है यहाँ से ऑफिशियल कर दिया जाता है। इसके बाद गाइस हमें देखने
को मिलता है सर्वाइवर सीरीज का क्वालिफाइंग मैच बिटवीन किंग कॉर्बिन एंड रे मिस्टीरियो। और यहाँ पे मैच से पहले हमें देखने को मिलता है कि रे मिस्टीरियो के पास अपना गियर नहीं है और डोमिनिक आके उनको बोलते हैं कि भाई तुम्हारा मैच आने वाला है तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और वो बेसिकली अपने वैसे ही नॉर्मल गियर में आ जाते हैं मैच में लड़ने। और उनका मैच होता है यहाँ पे कॉर्बिन के साथ, जो कि एक ठीक ठाक एवरेज सा मैच था। और इसके बाद गाइस इस मैच के बीच में मेन चीजें हो रही थी। तो सेथ रॉलिंस आ जाते हैं बाहर, वो रैंप पे खड़े होते हैं, डोमिनिक रिंग साइड होते हैं और धीरे धीरे करके सेथ पास आते हैं और डोमिनिक को अटैक करते हैं। अब ऑब्वियसली रे मिस्टीरियो इस चीज से डिस्ट्रैक्ट होने वाले थे और वो अटैक करने लग जाते हैं सेथ रॉलिंस के ऊपर और बाहर आ जाते हैं मर्फी और अलिया। तो वो दोनों यहाँ पे बाहर आते हैं और रे मिस्टीरियो कहते हैं भाई तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, निकलो यहाँ से। ये पूरी डिस्ट्रैक्शन के चलते रे मिस्टीरियो को जो है एक लॉस मिला इस मैच के अंदर। कॉर्बिन ने उन पे एंड ऑफ डेज लगा दी और वो सर्वाइवर सीरीज की टीम में क्वालिफाई कर चुके हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे क्योंकि ये चीज जो है अभी कंटिन्यू हुई थी शो के अंदर। इसके बाद एक और सर्वाइवर सीरीज हमें क्वालिफाइंग मैच देखने को मिला विमेंस टीम के लिए, जो कि एक ट्रिपल थ्रेट मैच था रूबी रायट, नटालिया और जेलिना वेगा के बीच में गाइस। अब यहाँ पे ऑब्वियसली कुछ खास इंटरेस्ट तो मेरा मैच में था नहीं, लेकिन इस मैच का जो फिनिश था वो काफी कूल था क्योंकि नटालिया अपना शार्प शूटर लगा के बैठी हुई थी वेगा के ऊपर और सेम टाइम पे रूबी रायट भी जो है अपना सबमिशन लगा देती है यहाँ पे। तो नटालिया को लगता है कि भाई जेलिना वेगा इतने समय से टैप आउट नहीं कर रही, मुझे कुछ और करना चाहिए। वो उठती हैं और उसी समय पे जेलिना वेगा टैप आउट करती हैं और क्योंकि रूबी रायट ने लॉग इन अपनी लॉक लगा रखी थी, लॉक इन करा हुआ था, बेसिकली यहाँ पे वो इस मैच को जीत जाती है। तो एक अच्छा फिनिश था, लेकिन वैसे ओवरऑल मैच में कुछ भी नहीं था। इसके बाद तीसरा सर्वाइवर सीरीज क्वालिफाइंग मैच जो हमें देखने को मिला वो था सेथ रॉलिंस अगेंस्ट ओटिस। अब ओटिस एक बार फिर से बिल्कुल गिर जाएंगे, मिड कार्ड से भी उनको नीचे ले जाया जाएगा क्योंकि टक्कर और वो अलग अलग ब्रांड पे हैं, दोनों सुपरस्टार्स के साथ कुछ खास होना नहीं है और ये बहुत ही बकवास बात है मेरे हिसाब से। लेकिन यहाँ पे गाइस सेथ रॉलिंस के मैच में भी हमें एक चीज देखने को मिलती है कि मर्फी आ जाते हैं बाहर और वो खड़े हो जाते हैं और जैसे ही ओटिस अपना कैटरपिलर लगाने की कोशिश करते हैं, मर्फी आके रोप पे यानी कि एप्रन पे खड़े हो जाते हैं और वो यहाँ पे बेसिकली डिस्ट्रैक्ट करते हैं ओटिस को और इसका फायदा उठा के सेथ रॉलिंस इस मैच को जीत जाते हैं। और बैक स्टेज रे मिस्टीरियो, डोमिनिक और अलिया इस मैच को देख रहे होते हैं और वो सोच रहे हैं कि मर्फी ने आखिर किया क्या कि सेथ रॉलिंस की हेल्प करी। तो मैच के बाद बैक स्टेज रॉलिंस कन्फ्रंट करते हैं मर्फी को और वो पूछते हैं कि क्या मैंने जो चीज सोची क्या अब वही यहाँ पे हो रहा है। तो मर्फी कहते हैं मसाया डिसाइपल और सेथ रॉलिंस पूरे तरीके से खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं भाई मजा आ गया, आखिर तुम्हें ये बात रियलाइज हो गई कि मिस्टीरियो फैमिली तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाली और मैं ग्लैड हूं कि तुम वापस आ गए मेरे पास। और यहाँ पे बेसिकली मर्फी तो कुछ अजीब सा एक्ट कर ही रहे हैं, रॉलिंस वहां से जाते हैं और अलिया आती हैं और वो बहुत खुंदक में है मर्फी से और मर्फी यहाँ पे कहते हैं कि तुम मुझ पे विश्वास रखो, यू कैन ट्रस्ट मी और तुम्हें पता लग जाएगा कि हो क्या रहा है। तो अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे तो कहानी बहुत सिंपल है। लोगों को लग रहा है कि सेथ रॉलिंस को वापस मर्फी ने ज्वाइन कर लिया है, लेकिन आई डोंट थिंक कि कुछ ऐसा है। ये काइंड ऑफ एक मर्फी का आखिरी ट्राई है कि वो मिस्टीरियो फैमिली पे जो है अपना इम्पैक्ट बना सकें, उनसे एक्सेप्टेंस ले सकें और उसके लिए वो क्या करेंगे कि सेथ रॉलिंस के साथ जाएंगे और फिर उनको अंदर से डिस्ट्रॉय कर देंगे इस तरीके से कि सेथ रॉलिंस कभी भी वापस मिस्टीरियो फैमिली को कोई चोट ना पहुंचा सके। आई थिंक दिस इज द स्टोरी लाइन। लेकिन अगर दूसरे तरीके से हम देखें तो वो ये भी हो सकता है कि अलिया भी अब हील बन सकती हैं और वो मर्फी और सेथ रॉलिंस के साथ जुड़ सकती हैं। बट इसका क्या फायदा और ये स्टोरी लाइन कब तक चलेगी? मतलब हर हफ्ते जो ऐसा लगता है कि ये इधर जा रही है, फिर अगले हफ्ते लगता है इधर जा रही है, क्या हो रहा है स्टोरी के साथ भगवान जाने। और इसके बाद हमें देखने को मिलती है लार्स सलीवन की इंटरव्यू भाई माइकल कोल के साथ कि मुझे बहुत बुली करा जाता था, फिर मैंने बॉडी बना ली, फिर मैं भी बंदों को मारने लग गया, अब मैं वो बुली बन चुका हूँ, जो मुझे करना है वो मैं करूंगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे बोली लार्स सलीवन ने इस प्रोमो में वो थी पहली लाइन जो कि था आई डोंट लाइक बॉयज। और मेरे हिसाब से आप लोग इस बात से बिल्कुल अग्री करेंगे कि लार्स सलीवन डज नॉट लाइक बॉयज। मिच बेनेट कोई और इंसान है, हम ऐसे नहीं बात करते इसके बारे में। लेकिन फाइनली गाइस मेन इवेंट में जे ऊसो और केविन ओवेंस का मैच हमें देखने को मिला। एक अच्छा रेसलिंग मैच था, ये भी बैक एंड फोर्थ मैच था और रोमन रेंस के म्यूजिक से सारे लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इनफैक्ट रेफरी भी। और यहाँ पे जे ऊसो एक ब्लेटेंट लो ब्लो लगाते हैं केविन ओवेंस के ऊपर और इस मैच को वो जीत जाते हैं अपनी स्प्लैश लगा के। तो रोमन रेंस काफी खुश थे कि जे ऊसो के अंदर जो उन्होंने आग लगाई आज वो काम आ गई और केविन ओवेंस को उन्होंने यहाँ पे हरा दिया। अब इंटरेस्टिंग है स्टोरी लाइन, बहुत मजा आ रहा है देखने में कि रोमन रेंस क्या करेंगे। इस बार की सर्वाइवर सीरीज में ऑब्वियसली कोई इन्वेजन एंगल नहीं है और उसका रीजन कोविड है और वो पॉसिबली नहीं हो सकता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि रोमन रेंस और रैंडी ऑर्टन के बीच में क्या कोई वर्ड्स एक्सचेंज होंगे बिफोर सर्वाइवर सीरीज, किस तरीके से वो चीज काम करेगी उसका अभी तक कोई हिंट हमें नहीं मिला है। और गाइस फाइनली जो एक बड़ी अनाउंसमेंट आज हमें स्मैकडाउन में जानने को मिल गई वो ये कि अंडरटेकर विल बी अपीयरिंग एट सर्वाइवर सीरीज लाइव। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई प्रोमो कट करेंगे, वहां पे होंगे वो अरीना के अंदर एंड डेफिनेटली वी आर लुकिंग फॉरवर्ड एक फाइनल फेयरवेल के नाम से जो है
इसको करा जा रहा है एडवर्टाइज, तो ये प्रॉब्ली लास्ट टाइम होगा जब हम अंडरटेकर को WWE में देखेंगे, पर ऐसे पहले भी बहुत सारे टाइम आ चुके हैं। इंटरेस्टिंग रहेगा देखना उनके साथ क्या होता है, और मैं शायद इस पर एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा कि क्या कर सकते हैं अंडरटेकर सर्वाइवर सीरीज में। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया इस वीडियो को लाइक करें। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।